मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। संस्कृति अर्थात कन्फ्यूशन क्या होता है, संस्कृति कितने प्रकार की होती है और संस्कृति का शैक्षिक मूल्य क्या है, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संस्कृति की सुसंगति के बारे में, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ कन्फ्यूशन के बारे में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृति की सुसंगति से संबंधित एक सामान्य सिद्धांत है जिसके अनुसार संस्कृति की सुसंगति के लिए दो अनिवार्य शर्तें या दो अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी होनी जरूरी हैं। ये दो अनिवार्य शर्तें कौन सी हैं? वो ये हैं। पहला, जो संस्कृति है वो स्वैच्छिक होनी चाहिए। दूसरा, जो संस्कृति है अर्थात जो कन्फेशन है वो सत्य व विश्वसनीय होना चाहिए। और ये दोनों ही शर्तें, ये दोनों ही अपेक्षाएं कंजॉइंट हैं, अर्थात ये दोनों ही पूरी होनी जरूरी हैं। पहले ये पूरी हो, जब ये पूरी हो जाए तो फिर ये पूरी हो। ओके, तो ये एक सामान्य सिद्धांत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से लेकर 30 तक संस्कृति की सुसंगति संबंधी प्रावधान दे रखे हैं और वो प्रावधान इसी सामान्य सिद्धांत के विशिष्ट अनुप्रयोग हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25, 26 ये तीन धाराएं ये विसंगत संस्कृति से संबंधित हैं और धारा 27, 28, 29, 30 ये सुसंगत व ग्राह्य संस्कृति से संबंधित है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 जो कि धारा 28 के साथ पढ़ी जाती है और 25 और धारा 26 जो कि धारा 27 के साथ पढ़ी जाती है, तो इन्हीं धाराओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि 24 जो कि 28 के साथ पढ़ी जाती है, यानी कि 24 और 28 पढ़ेंगे, फिर 25 पढ़ेंगे, फिर 26 पढ़ेंगे। 26 जो है वो धारा 27 के साथ पढ़ी जाती है। तो फिर इन्हीं धाराओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के बारे में। सुनिए, देखिए, एक अभियुक्त है। काय का अभियुक्त है? मान लो हत्या का अभियुक्त है। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और न्यायालय के सामने उसे पेश कर दिया। जो भी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश कर दिया। अब जो अभियुक्त है वो कन्फेस कर रहा है, अपराध को स्वीकार कर रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने जब अपराध को स्वीकार करता है, संस्वीकृति करता है, तो जो न्यायालय है उसके तीन कर्तव्य होते हैं। पहला, जो मजिस्ट्रेट है वो इस बात के प्रति आश्वस्त हो कि अभियुक्त जो संस्वीकृति कर रहा है वो स्वैच्छिक है, सत्य व विश्वसनीय है। इस बात के प्रति जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय है, वो आश्वस्त हो ले। ये पहला कर्तव्य है न्यायालय का। न्यायालय का दूसरा कर्तव्य ये है कि अभियुक्त को बताए, जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बताए कि आप संस्वीकृति करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा कर्तव्य ये है कि अभियुक्त को आगाह करे कि आप जो कन्फेशन कर रहे हैं, ये कन्फेशन, ये संस्वीकृति आपके खिलाफ साक्ष्य होगी, आपके खिलाफ प्रयोग की जाएगी। तो न्यायालय के अर्थात जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके ये तीन कर्तव्य हैं। ठीक, जब कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है तो जब भी कोई अभियुक्त कन्फेशन करता है, संस्वीकृति करता है, तो न्यायालय के अर्थात न्यायिक मजिस्ट्रेट के ये तीन कर्तव्य होते हैं। ओके, अब धारा 24 सुनिए आप। देखिए, हत्या का अभियुक्त है, पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी न्यायालय में, और जो अभियुक्त है वो कन्फेशन कर रहा है, संस्वीकृति कर रहा है। संस्वीकृति पता कैसे कर रहा है? रोते हुए कर रहा है, डरा हुआ है या सहमा हुआ है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लग रहा है उसे देखने से किसी ने मारा है। और न्यायालय को बिल्कुल ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि जो अभियुक्त है ये संस्वीकृति कर तो रहा है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बल्कि किसी बाह्य प्रभाव में आकर संस्वीकृति कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि संस्वीकृति करने के लिए अभियुक्त को या तो किसी व्यक्ति से प्रलोभन मिला है, उत्प्रेरणा मिला है, या किसी ने इसको धमकी दिया है या वचन दिया है।
न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जो अभियुक्त है वो अपनी मर्जी से संस्कृति नहीं कर रहा है, बल्कि बाह्य प्रवाह में आकर संस्कृति कर रहा है। अभियुक्त को संस्कृति करने के लिए या तो कोई प्रलोभन मिला है, उत्प्रेरणा मिली है, या कोई धमकी मिली है, या कोई वचन मिला है, ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है। और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जो धमकी है, उत्प्रेरणा या जो वचन है, इनमें से कोई भी किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने दिया है, और अभियुक्त पर जो आरोप है उसी आरोप के बारे में दिया है। अभियुक्त पर हत्या का आरोप है ना, तो हत्या के बारे में कोई प्रलोभन दिया गया है, कोई उत्प्रेरणा दी गई है, कोई धमकी दी गई है, ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है। और हाँ, न्यायालय की राय में ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ने अभियुक्त के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया है कि वह अपराध को स्वीकार करके यानी कि संस्वीकृति करके या तो उसे कोई लाभ मिलेगा या किसी बुराई से वो बच सकेगा। अगर ऐसा है तो धारा 24 ये कहती है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो की गई संस्कृति है वो विसंगत होगी, अर्थात सुसंगत नहीं होगी। ये धारा 24 है। तो धारा 24 क्या है? देखिए, धारा 24 लागू होने के लिए ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, 1, 2 और 3। सुनिए, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई संस्कृति की गई हो, दंड कार्रवाई में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई संस्कृति की गई हो, ठीक, और न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि ऐसी जो संस्कृति है वो बाह्य प्रभाव में आकर की गई है, यानी कि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने जो संस्कृति की है वो किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन में आकर की है, ठीक, और ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, और ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन अभियुक्त पर जो आरोप है उसके बारे में होना चाहिए। अगर अभियुक्त पर हत्या का आरोप है तो ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन उस हत्या के बारे में होना चाहिए। अगर अभियुक्त पर लूट का आरोप है तो लूट के बारे में होना चाहिए, ठीक। और न्यायालय की यह राय है, न्यायालय की राय में ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन जो अभियुक्त को दी गई है उसने अभियुक्त के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया हो कि संस्कृति करके अभियुक्त को कोई लाभ मिलेगा या वो किसी हानि से या बुराई से बच सकेगा, ठीक। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो धारा 24 ये कहती है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो की गई संस्कृति है वो विसंगत होगी, अर्थात वो ग्राह्य नहीं होगी। ओके, तो ये आपकी धारा 24 है। तो धारा 24 क्या कहती है? एक अभियुक्त व्यक्ति हो जिसने संस्कृति की हो न्यायालय में, ठीक है, और न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि जो संस्कृति है वो किसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन में आकर की गई है, और ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन किसने दिया हो? प्राधिकारवान व्यक्ति ने दिया हो। किसके बारे में दिया हो? अभियुक्त पर जो आरोप है उस आरोप के बारे में दिया हो। और न्यायालय की राय में ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, वचन इस प्रकृति की है, इस प्रकृति की हो जिसने अभियुक्त के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया हो कि संस्कृति करके अभियुक्त को कोई लाभ मिलेगा या वो किसी हानि या बुराई से बच सकेगा। अगर ऐसा है तो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो की गई संस्कृति है वो विसंगत होगी, अर्थात सुसंगत नहीं होगी। ये धारा 24 है। ओके, देखिए धारा 24 में कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों का क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। पहला है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन। इसका क्या मतलब है? सुनिए, पहला है उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणा का मतलब होता है अपराध स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन देना या लालच देना। जैसे मान लो कोई अधिकारी कहे कि अभियुक्त महोदय ऐसा है, आप अपराध स्वीकार कर लो, अगर तुम अपराध स्वीकार नहीं करोगे तो पता है तुम तो फंसोगे, साथ में तुम्हारा पूरा घर जल जाएगा, तुम्हारी बीवी, बच्चे, भाई सब जेल की चक्की पीसेंगे, ठीक है, बेहतर यही है तुम अपराध को स्वीकार कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना बहुत दिक्कत है। ये क्या है? ये प्रलोभन है, उत्प्रेरणा है ये। या फिर कोई कहे कि तुमने एक अपराध तो कर दिया है, अब दूसरा अपराध क्यों कर रहे हो, अपराध को स्वीकार कर लो, उस परम पिता परमेश्वर से डरो, वहाँ सबका हिसाब होता है, अपराध को स्वीकार कर लो। ये क्या है? ये उत्प्रेरणा है, ठीक है। दूसरा है धमकी देना। अपराध स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना, मान लो परिवार को फंसाने की धमकी देना, या परिवार के किसी सदस्य को मारने की धमकी देना, परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना कि अपराध स्वीकार कर लो नहीं तो आपकी जो
परिवारीजन हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, तीसरा है वचन, प्रॉमिस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति ये कहे अभियुक्त से कि देखो ऐसा है, अपराध तुम स्वीकार कर लो, ठीक है, हम वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बचा लेंगे। मान लो कोई अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो अभियुक्त से ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, तुम तो हमारे पड़ोसी गांव के आदमी हो, तुम तो बढ़िया आदमी हो, तुम्हारे पिताजी बहुत बढ़िया आदमी थे, तुम अपराध स्वीकार कर लो और तुम भले आदमी लग रहे हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बचा लेंगे, तुम्हें पक्का प्रॉमिस, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम अपराध स्वीकार कर लो। और फिर अभियुक्त ही कहता है कि हाँ साहब मैंने अपराध किया है। तो ये क्या है? ये प्रॉमिस है, वचन है, ठीक है, ताकि व्यक्ति जो है अपराध स्वीकार कर ले, अभियुक्त। ठीक, तो ये उत्पीड़न धमकी वचन हो गया। क्लियर? धारा 24 में एक शब्द आया है प्राधिकारवान व्यक्ति। ये कौन होता है? देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राधिकारवान व्यक्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है? यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों और अभियुक्त की हैसियत के आधार पर तय किया जाता है। सामान्यतः आपके गांव का मुखिया है, आपका करीबी मित्र है, आपका रिश्तेदार है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, वकील है, कोई क्लर्क है, ठीक है, जो आपके मामले को प्रभावित कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है, ये प्राधिकारवान व्यक्ति हो सकते हैं। तो प्राधिकारवान व्यक्ति की कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है, ये प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों और अभियुक्त की हैसियत के आधार पर तय किया जाता है। एक केस है जीवन बनाम इम्परर 1936। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्राधिकारवान व्यक्ति वह होता है जो आरोप के विषय में हस्तक्षेप करने का प्राधिकार रखता है। ओके, तो धारा 24 मैंने आपको समझा दी, मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गई होगी। अब धारा 24 के साथ ही धारा 28 पढ़ी जाती है। देखिए, धारा 24 में मैंने आपको बताया था कि ऐसी संस्कृति जो उत्पीड़न धमकी वचन से प्राप्त की जाती है वो दंडनीय कार्रवाई में विसंगत होती है। ये धारा 24 कहती है ना। अब धारा 28 ही कहती है कि अगर ऐसी उत्पीड़न धमकी वचन का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो ऐसी संस्कृति सुसंगत होती है। ये धारा 28 है। तो एक प्रकार से जो धारा 28 है वो धारा 24 का अपवाद है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के बारे में। सुनिए, देखिए, एक अपराध के आरोप में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके थाने ले आई। पुलिस ने मुझसे पूछा, क्या यह अपराध तुमने किया है? मैंने कहा हाँ साहब मैंने किया है। बोले लिख के दो। मैंने लिख के भी दे दिया। कोई दिक्कत होगी मुझे? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति दंडनीय मामले में विसंगत होती है, अर्थात वो संस्कृति मेरे खिलाफ साबित नहीं की जाएगी न्यायालय में। यही तो धारा 25 है। धारा 25 क्या कहती है? धारा 25 यही कहती है कि पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्कृति अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जा सकती। ओके, तो ये धारा 25 है। देखिए, धारा 25 में एक शब्द आया है पुलिस ऑफिसर। इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि धारा 25 में जो पुलिस ऑफिसर शब्द है ये व्यापक अर्थों में है। इसमें कौन कौन आता है? देखिए, इसमें पहला आता है पुलिस बल का नियमित सदस्य, यानी कि ऐसा पुलिस ऑफिसर जो वास्तव में पुलिस ऑफिसर है, एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर है। ठीक। दूसरा है ऐसा लोक सेवक जो वास्तव में तो पुलिस ऑफिसर नहीं है लेकिन पुलिस ऑफिसर जैसी शक्तियां एक्सरसाइज करता है, प्रयोग करता है। जैसे गिरफ्तार करने की शक्ति है, इन्वेस्टिगेशन की शक्ति है, तो ऐसी शक्तियां ये लोक सेवक एक्सरसाइज करता है, प्रयोग करता है। तो ये लोक सेवक भी धारा 25 के प्रयोजन हेतु पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। ओके। इसके अलावा ये आबकारी निरीक्षक है या सहायक निरीक्षक है, तो ये भी धारा 25 के प्रयोजन हेतु पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। तो ये तीन हैं जो धारा 25 के प्रयोजन हेतु पुलिस ऑफिसर होंगे। क्या रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य धारा 25 के प्रयोजन हेतु पुलिस ऑफिसर माना जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आरपीएफ का जो मेंबर है यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का जो सदस्य है वो धारा 25 के प्रयोजन हेतु पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये आपकी धारा 25 कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के बारे में। सुनिए,
देखिए धारा 25 में मैंने आपको बताया कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति डांडिक मामले में विसंगत होती है। धारा 26 ये कहता है कि अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है और पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में रहते हुए अगर अभियुक्त कोई कन्फ्यूजन करता है, कोई संस्कृति करता है, तो ऐसी संस्कृति विसंगत होगी। लेकिन हाँ, धारा 26 ये भी कहता है कि अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है और मजिस्ट्रेट साहब भी वहीं साक्षात रूप से उपस्थित हैं, तो फिर अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति विसंगत नहीं होगी बल्कि सुसंगत होगी। ओके, ये धारा 26 है। धारा 26 क्या कहती है? पहला, धारा 26 में एक सामान्य नियम है। पहले तो सामान्य नियम ये है कि पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में यानी कि कस्टडी में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति विसंगत होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वो अपवाद ये है कि अगर अभियुक्त व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है लेकिन मजिस्ट्रेट साहब भी वहाँ पर साक्षात रूप से उपस्थित हैं उसी कक्ष में, और तब अभियुक्त व्यक्ति संस्कृति कर रहा है, तो फिर विसंगत नहीं होगी संस्कृति, तो सुसंगत होगी। ठीक है, तो धारा 26 में एक सामान्य नियम है और उसका अपवाद है। तो धारा 26 क्या कहती है? धारा 26 में जो सामान्य नियम है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति विसंगत होती है। ये सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम का अपवाद ये कहता है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है लेकिन मजिस्ट्रेट साहब भी वहाँ पर साक्षात रूप से उपस्थित हैं, तब अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति विसंगत नहीं होगी अर्थात सुसंगत होगी। ठीक, तो ये आपकी धारा 26 है। ओके, देखिए धारा 26 में एक शब्द आया है पुलिस अवरक्षा। इसका क्या मतलब है? देखिए धारा 26 में जो पुलिस अवरक्षा अर्थात जो पुलिस कस्टडी जो शब्द है ये व्यापक अर्थों में है। पुलिस अवरक्षा अर्थात पुलिस कस्टडी से तात्पर्य पुलिस कंट्रोल से है, पुलिस के नियंत्रण से है। और पुलिस कंट्रोल अर्थात पुलिस नियंत्रण कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे थाने में, घर में, यात्रा के दौरान, खुले स्थान में, कहीं भी। ओके, तो ये आपकी धारा 26 है जो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में। देखिए धारा 27 धारा 26 का अपवाद है। धारा 26 मैंने आपको क्या बताई थी? धारा 26 में मैंने आपको बताया था कि पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति विसंगत होती है। ओके, अब धारा 27 क्या कहता है सुनिए। कोई अभियुक्त व्यक्ति है जो पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है, अगर वो संस्कृति करता है तो वो तो होगा विसंगत धारा 26 के अनुसार। लेकिन हाँ, अगर अभियुक्त व्यक्ति के बयान से किसी तथ्य का पता लगता है जो कि अपराध से संबंधित है, तो वो तथ्य साबित किए जा सकेंगे। जैसे किसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, अपनी कस्टडी में लिया और मुझसे पूछताछ की, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अपराध मैंने किया है, हत्या मैंने की है, तो वो तो होगा विसंगत। लेकिन हाँ, मैंने जो बयान दिया है, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, अगर उससे पुलिस को ये पता लगता है कि मैंने किस हथियार से मारा, वो हथियार कहाँ पर है, जो डेड बॉडी है उसको मैंने कहाँ छुपाया है, तो ये जो तथ्य हैं ये साबित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये धारा 27 है। तो धारा 27 क्या कहती है? धारा 27 ये कहती है कि अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर की अवरक्षा में है, अगर उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से या इन्फॉर्मेशन से पुलिस को कुछ ऐसे तथ्यों का पता लगता है जो कि अपराध से संबंधित हैं, तो उन तथ्यों को साबित किया जा सकेगा। ओके, तो ये आपकी धारा 27 है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की संस्कृति की सुसंगति के बारे में, और संस्कृति की सुसंगति से संबंधित जो प्रावधान हैं वो 24 से लेकर 30 तक दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने धारा 24 पढ़ी, 24 के साथ 28 पढ़ी आती है, तो 28 भी हमने पढ़ी। फिर हमने धारा 25 पढ़ी, 26 पढ़ी, और 26 के साथ 27 पढ़ी आती है, तो धारा 27 भी हमने पढ़ी। ठीक, अब इसमें कौन कौन से सेक्शन रह गए? इसमें रह गए 29 और 30। ये 2 सेक्शंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।